देश की जनता के लिए हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि जंतर मंतर के आंदोलन के वक्त जब आपने कहा कि हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति से आमरण अनशन नहीं कराना चाहिए, तब अरविंद ने कहा कि क्रांति लाने के लिए अन्ना जी का बलिदान जरूरी है। क्या मैं सही शब्द सुन रहा था और क्या ये शब्द सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये बात उन्होंने मुझसे कही थी, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं। और बाद में आने वाले दिनों में जो आचरण भी हुआ, आपने देखा कि वही बात होती हुई दिखाई पड़ी और लग रहा था कि अन्ना को जैसे पुश किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, और ज्यादा लंबा करो और लंबा करो। जब रामलीला मैदान में बैठे, आपने देखा होगा, सारे देश ने देखा कि 3-4 दिन के अंदर ही अंदर अन्ना का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। और उस समय फिर डॉक्टर त्रेहन आए और उन्होंने जब परीक्षण किया तो कहा अब इनको हमें उसमें ले जाना पड़ेगा, आईसीयू में, या उसका कुछ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, ये वो। तो अन्ना ने कहा कि भाई वहां मत ले जाइए, यहीं चढ़ा दीजिए, यहीं स्टेज के ऊपर मैं रहूंगा। तो बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, आपस में फिर इन लोगों की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि नहीं, मैं वो भी नहीं लूंगा, या ग्लूकोज वगैरह। डॉक्टर त्रेहन बहुत जिद पे थे, उस समय कह रहे थे कि इनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होने जा रहा, अंदर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और इसलिए मैं आगे इसकी इजाजत नहीं देता। तो त्रेहन जी का पूरा सम्मान करते हुए अन्ना जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, अब मैं वो आपका जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने का है वो मैं नहीं लूंगा। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 10 दिन अपना वो जारी रखा अनशन। लेकिन और हर मुद्दे पर यह कहना कि यही पास होना चाहिए, फुल स्टॉप, कॉमा, यही होना चाहिए, ज्यों का त्यों। तो ये कुछ मुझे लगा कि बहुत ज्यादती की जा रही है और अन्ना के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये तो फिर अन्ना ने बाद में अपना एक सूत्र निकाला बातचीत करने का प्रधानमंत्री से, और उनके गांव के लोग आए हुए थे, उनको भेजा शायद विलासराव देशमुख जी के यहाँ, और विलासराव देशमुख जी ने फिर प्रधानमंत्री से बात करके और फिर एक जो भी अपील वगैरह प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की, मराठी में तैयार करके उनके सीधे भिजवाया, ताकि अंग्रेजी में जो पत्र जाते थे वो स्वाभाविक है कि अन्ना को कुछ संदेह लगता था कि सच्चाई उनको पूरी तरह पता नहीं है। तो एक अविश्वास अन्ना के दिल में पैदा हो चुका था कि ये लोग पता नहीं किस इरादे से मुझे और लंबा कराते जा रहे हैं मेरा अनशन। बाकी अन्ना को खुद भी समझना चाहिए था, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनको ऐसे लोगों के हाथों में जैसे हत्थे चढ़ जाना जिसको कहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। स्वामी अग्निवेश जी, बड़ी बात आपने कही है कि अरविंद केजरीवाल ने आपसे कहा था, क्या आप वो शब्दशः एक बार फिर दोहरा सकते हैं हमारे लिए? क्या कन्वर्सेशन हुई थी आपकी और उनकी जंतर मंतर के पहले आंदोलन के बाद? मैंने उनसे कहा कि अरविंद देखो, ये कुछ हो गया यदि, और सरकार तो ऐसी लापरवाह है, वो क्यों परवाह करेगी कि अनशन पे बैठे और उनकी मांग स्वीकार कर ली जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और ये मांग लेकर के बैठ रहे हैं कि जब तक ये मांग हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं मानेंगे तब तक हमारा ये अनशन चलेगा। तो उस समय अरविंद ने कहा कि यदि, मैंने कहा उनकी मौत हो सकती, मृत्यु हो सकती, तो कहा कि कोई बात नहीं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो बलिदान जो है वो क्रांति को और तेज करेगा, इसकी बहुत जरूरत है देश को इस तरह के एक बलिदान की। तो मैंने कहा कि ये तो गैर जिम्मेदारी की बात है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी दूसरे को हम सोचें कि वो बलिदान हो जाए और हम लोग उनके सहारे से कोई क्रांति लाएं। उनके सहारे से कोई क्रांति लाएं, बड़ी बात बोली है स्वामी अग्निवेश जी। लेकिन आप तो अलग हो गए 13 दिन के उस अनशन के बाद टीम अन्ना से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जब अगला अनशन अरविंद, गोपाल राय और वगैरह लोगों ने किया, उसके बाद अन्ना मंच पर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी बनाने की घोषणा हुई और उसके बाद एकाएक टीम अन्ना बिखर गई। अन्ना के दिमाग में क्या आया, अरविंद के दिमाग में क्या आया, क्या बातें हैं? देखिए, उसके बाद की बातों में मैं शामिल नहीं था, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता अंदर क्या क्या घटित हो रहा था। बाहर मैं दर्शक के रूप से टीवी के माध्यम से जो कुछ जानकारी लेता रहा, मुझे लगा कि जब खुद अरविंद बैठे थे ये अनशन
शुरुआत करके कि भाई मैं इस बात को पूरा करूंगा। अन्ना का स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए अरविंद ने अपने हाथ में बागडोर ले ली। जब बागडोर ले ली तो फिर उसको पूरा करते, और उस समय शुरुआत में उन्होंने यही कहा था कि जो बड़ा से बड़ा बलिदान होगा हम देने के लिए तैयार हैं, हमारा अनशन चालू रहेगा। तो जब थोड़े दिन ही हुए थे, 8 दिन 7 दिन 10 दिन, जब कितने दिन हुए मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने अचानक खड़े होकर कह दिया कि अब समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है, अब हम एक राजनीतिक विकल्प की तलाश करेंगे। तो ये मुझे लगा कि जैसे अनशन जैसे एक पवित्र हथियार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं भावनाओं को एक तरह से समेटने में, उकसाने में, भड़काने में, और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं अपनी एक राजनीतिक पार्टी की। वो मौका नहीं था आपको ये कहने का राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। आप कहते कि भाई मैंने अनशन किया था, बलिदान देने का संकल्प भी लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं, ये मेरी कमजोरी है, मैं इसके लिए नौजवानों आपसे माफी मांगता हूं, और इसके बाद जो कोई दूसरा रास्ता होगा मैं उसकी घोषणा करूंगा। तो उसको तो वहां समाप्त करते और कहते कि ये सत्याग्रह था, इसमें हमने शुद्ध भाव से अनशन किया था और इसमें हमारा कोई राजनीतिक विकल्प तलाश करने का कोई यहां पर कोई वो नहीं था विचार। लेकिन चूंकि हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं, सच्चाई ये है, और इसलिए हम माफी मांगते हैं। और फिर उसके बाद खुला था रास्ता। राजनीतिक पार्टी बनाना तो देश के हर नागरिक का अधिकार है और उसके लिए वो भी करते तो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उस अनशन के सत्याग्रह के मंच का इस्तेमाल करना ये कहने के लिए कि भाई यहां समय बर्बाद करने का वक्त नहीं, हमें पार्टी बनानी चाहिए या राजनीतिक विकल्प तलाश करना चाहिए। एक आखिरी बात स्वामी जी, एक आखिरी सवाल ये कि आखिरकार अरविंद और मन्ना में मतभेद क्यों हुए, किस रीजन को लेकर हुए? क्या अन्ना को लगने लगा कि वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? क्या अन्ना को लगने लगा कि उनका गलत इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद? और मुझे लगा कि उनके कुछ सलाहकार और मित्र लोगों ने अन्ना को बताया भी कि भाई देखिए आपके साथ ऐसे ऐसे हो रहा था। अन्ना उसको भुगत चुके थे पहले रामलीला मैदान के दौरान कि भाई किस तरह से अरविंद उसको और लंबा खींचने के लिए कह रहे थे। अब किसी तरह से उन्होंने अपना अनशन तो खत्म करवा लिया था, लेकिन बाद में जब उनको धीरे धीरे लगने लगा, जब अरविंद खुद बैठे अनशन पर और उससे वो बाहर निकलना चाहते थे, उस समय अन्ना को ये लगा कि ये राजनीतिक पार्टी बना करके और चुनाव लड़ करके और जो भी लाना चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटाने का कानून, तो फिर उन्होंने थोड़ा हल्के से उस दिन उस मंच से तो उन्होंने हल्के से अपना विरोध जताया कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, बाकी इनका समर्थन करूंगा, ये काम अपना करें। धीरे 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 उनको से उस दिन उस मंच से तो उन्होंने हल्के से अपना विरोध जताया कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, बाकी इनका समर्थन करूंगा, ये काम अपना करें। धीरे 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 उनको फिर अगले कदम में जैसे जैसे गए, तो एक एक चीज जब उनकी रालेगांव सिद्धि में बैठक हुई, तब किसी ने ये सवाल उठाया कि भाई वो पैसों का हिसाब किताब कहाँ गया। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आंदोलन चल रहा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो और बड़े लोग थे, स्वामी रामदेव जी थे और श्री रविशंकर जी थे, आर्च बिशप विंसेंट कॉन्सेंसाओ जी थे और मैं भी था, कई हमारे सब तमाम साथी लोग थे। तो हमारा कोई हिसाब किताब जानने का, पूछने का या कोई तरीका नहीं बन रहा था। पैसा कितना आ रहा है, बहुत आ रहा था, लोग बड़ी भावुकता के साथ दान दे रहे थे। बाद में पता चला कि कोई पब्लिक कॉज ये कोई फाउंडेशन बना रखा है, तो उसमें सारा पैसा जा रहा है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पब्लिक कॉज फाउंडेशन कहाँ से आ गया भाई। सुना तो था पहले एक बना हुआ था, कोई कबीर फाउंडेशन था, मनीष जी का और अरविंद जी का या किसी का भी, और उसके बाद फिर ये दूसरा बन गया। तो उस फाउंडेशन में पैसा जा रहा, लोग तो दे रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर। और उस फाउंडेशन में कौन लोग हैं, तो पता चला कि या 2 या 3 लोग हैं। उसमें खुद अरविंद हैं, मनीष सिसोदिया हैं, उसके जो चेक साइन करके पैसा निकालने का जिन्हें अधिकार होता है अकाउंट्स ऑपरेट करने का, तो केवल 3 लोगों के बीच में था वो। तो हमें लगा ये तो गलत है, जनता को इस सच्चाई का पता नहीं है, उसमें कम से कम अन्ना का होना जरूरी है। इस तरह की बातें जब
वहाँ मीटिंग में हुई तो अन्ना ने काफ़ी सख्ती के साथ हिसाब किताब मांगा। इस तारीख से पहले उनका कि मुझे सारा ऑडिट करके अकाउंट्स चाहिए। तो वो था एक पहला मतलब एक तरह से इशारा कि अन्ना जो कुछ पैसा हिसाब किताब के मामले में हुआ उससे वो खुश नजर नहीं आए। बिल्कुल, आपने एक और बड़ा खुलासा किया है स्वामी अग्निवेश जी, लेना शुरू किया। आपने एक और बड़ा खुलासा किया है। हम इस बातचीत को यही नहीं रोकेंगे, फिलहाल कार्यक्रम है बड़ी बहस का। जस्टिस काजू पर आज बड़ी बहस होनी है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंडर है, आपके पास जानकारी है, मालूमात है। आप उसी टीम अन्ना के सदस्य थे जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया था। तो इंटरव्यू के दूसरे भाग में हम आपसे बात करेंगे ऑडिट के मुद्दे के बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन बड़ा खुलासा किया है स्वामी अग्निवेश ने यहाँ। उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर बलिदान हो जाता है तो इससे ही क्रांति आएगी। सवाल ये उठता है कि क्या इन हथकंडेयों को अपनाकर देश की भावनाओं को भड़काया गया? अब टीम केजरीवाल को इस बात का जवाब देना होगा।